हेलो, हाय, नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने जो है कोशिका विभाजन के बारे में देखा था। कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके अलावा हमने कोशिका का संरचना देखा था, जिसमें हमने सपोज करिए ये कोशिका है। कोशिका के अंदर हमने केंद्रक बनाया था। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, और केंद्रक और केंद्रिका के बीच में जो डॉट 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 होती है, ये गुणसूत्र होते हैं। ये हमारे सपोज करिए कोशिका है, ये अंदर गुणसूत्र है, ये केंद्रिका है, ये केंद्रक है। ये सब हमने देखा था। तो कोशिका के बाहर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, या इसी को प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, और सबसे लास्ट में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है। सबसे अंदर जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये केंद्रिका होती है। केंद्रिका के इधर बीच में जो भरे होते हैं ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये केंद्रक है, ये आपका कोशिका है। कोशिका के बाहर जो है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इन्हीं सब के बारे में हम आज एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होती है, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति बेसिकली प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, हमने जैसे बताया था कि सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति, तो ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होती है, और ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये केवल और केवल किस में पाई जाएगी, पेड़ पौधों वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, केवल उसी में पाई जाती है ये। ठीक है। जैसे कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछ चुका है ये। जो कवक होते हैं उसमें ये ग्लूकोज सेमीन की बनी होती है। जो शैवाल होते हैं उसके अंदर कोशिका भित्ति ग्लाइको मीन की बनी होती है, या फिर इसी को पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जीवाणुओं में ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन्स की बनी होती है। ओके। तो कुल मिलाकर जो कोशिका भित्ति होती है ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होती है, या कह सकते हैं कि कोशिका के सबसे जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, सबसे बाहरी वाला क्षेत्र होता है, वहीं पे स्थित होती हैं। और ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। कोशिका को क्या करती हैं, ये सुरक्षा प्रोवाइड कराती हैं, और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये कवक, शैवाल और जीवाणुओं में पाई जाएंगी, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाएंगी। पादप कोशिकाओं में ये सेलुलोज की बनी होती हैं, कवक में ग्लूकोसेमीन की बनी होती हैं, शैवाल में ग्लाइकोमीन की बनी होती हैं, या फिर पॉलीसेकेराइड बोलते हैं उसी को, और जीवाणुओं में जो है वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन्स की बनी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है तारकाय। नेक्स्ट बिंदु है तारकाय। जो होता है, जैसे कि सपोज करिए ये एक पेरेंट सेल है, जहाँ से बाकी सारे सेल्स डिवाइड होके उनका निर्माण होगा। ठीक है। ये पेरेंट सेल बोलते हैं उसको, जहाँ से जो मूल सेल होता है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। इसके अलावा जहाँ से अन्य सेलों का निर्माण होता है, अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे डॉटर सेल बोलते हैं। तो जब समसूत्री विभाजन होता है, अभी हम आगे देखेंगे, तो समसूत्री विभाजन में जो तारकाय होता है ये ध्रुव का कार्य करता है, एज ए पोल का कार्य करता है, एज ए ध्रुव का कार्य करता है। ठीक है। तारकाय क्या होता है, ये समसूत्री विभाजन में ध्रुव का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए आप, प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, जैसे हमारी सपोज करिए ये कोशिका है, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये कोशिका है, और सबसे लास्ट में कहाँ क्या होती है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति और कोशिका के बीच में क्या पाई जाएगी, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। ओके। कहाँ पाई जाएगी ये, कोशिका भित्ति और कोशिका के बीच में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। जो इसेंशियल्स पदार्थ हैं, जो आवश्यक पदार्थ हैं, केवल उन्हीं को ये आने देती है, बाकी जो अनावश्यक हैं उन्हें अंदर आने से ये रोकती है। इसका मतलब ये भी एज ए सुरक्षा या सेफ्टी का कार्य करती है कोशिका के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंतःद्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेक्टोक्युलम। इसको इंग्लिश में ER, शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। ये क्या करती है, जो कोशिका झिल्ली होता है और कोशिका द्रव, इन दोनों के बीच में एज ए समझ लो कि ब्रिज का कार्य करता है, या दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव को। जैसे हमने बताया था कि सपोज करिए ये कोशिका है, तो कोशिका में सपोज करिए ये केंद्रक है, ये कोशिका है,
ये कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ओके, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य को ये जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, और इसी के अंदर अंतःद्रव्यीय जलिका के अंतःद्रव्यीय जलिका के अंदर क्या पाई जाती है? राइबोसोम पाई जाती है। ओके, ये प्रोटीन एवं वसा का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन? ईआर। ईआर क्या करता है? या अंतःद्रव्यीय जलिका प्रोटीन एवं वसा का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइबोसोम। राइबोसोम की जो खोज की थी और रॉबिन्सन ने की थी, पेपर में पूछ चुका है ये। राइबोसोम की जो खोज की थी और रॉबिन्सन ने की थी। स्तनधारियों की कोशिकाओं में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी हम आगे बताएंगे राइबोसोम के बारे में, और लाइसोसोम के बारे में। तो राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों जो है स्तनधारीय कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, स्तनधारियों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ओके, तो इनकी खोज रॉबिन्सन ने की थी। स्तनधारियों की कोशिकाओं में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चूँकि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम भी स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है, जैसे हमने पीछे बताया था राइबोसोम के बारे में, ऐसे अब यहाँ पे है क्या है? लाइसोसोम। तो राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों स्तनधारियों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यह अनावश्यक अम्लों एवं बाहरी चीज़ों को कोशिका में आने से क्या करता है? बचाता है, या फिर कह सकते हो अनावश्यक पदार्थों के लिए ये भक्षण का कार्य करता है, इसीलिए लाइसोसोम को विष की थैली कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में, जैसे लाइसोसोम को विष की थैली बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीटेड मोड पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए आप गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज जो की थी वो कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी काय प्रोटीन, वसाओं एवं कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या करता है? ट्रैफिक मैनेजर का कार्य करता है। गाल्जी काय क्या होता है? ये प्रोटीन के लिए, वसाओं के लिए एवं कार्बोहाइड्रेट के लिए एज ए ट्रैफिक मैनेजर का कार्य करता है। अगर मान लीजिए इन दैट केस पेपर में पूछ लेता है कि ट्रैफिक निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैफिक मैनेजर का कार्य करता है, तो उसका ऑप्शन जो होगा वो गाल्जी काय होगा। नेक्स्ट देखिए आप केंद्रक। केंद्रक कोशिका का प्रबंधक होता है। ये ट्रैफिक मैनेजर था, और केंद्रक क्या होता है? ये मैनेजर होता है, ये प्रबंधक का कार्य करता है, ये प्रबंधक होता है कोशिका का। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसे कि हमने बताया था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ऐसे ही केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में केंद्रिका प्लस गुणसूत्र, जैसे हमने पीछे वाले क्लास में बताया था। सपोज करिए ये हमारी कोशिका है, और कोशिका के अंदर ही ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर बीच में केंद्रिका रहेगा, यहाँ केंद्रक, और इसी में गुणसूत्र रहेंगे बीच में। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। तो केंद्रक में केंद्रिका होती है और गुणसूत्र, दो चीज़ें होती हैं। ओके, अब इसमें देखिए गुणसूत्र बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है डीएनए, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक डीएनए, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए पर ही जीन पाए जाते हैं। डीएनए पर ही क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और यही जो जीन होती है वो गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ओके, और डीएनए पर ही जीन पाए जाते हैं, और जीन जो होती है ये गुणसूत्र की ही कार्यात्मक इकाई होती है, जो कि गुणों के एक वंश से दूसरे वंश के में हस्तांतरण या स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है वो जीन के कारण ही होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए लवक। लवक तीन तरह के होते हैं। एक होती है अवर्णी लवक, एक होती है वर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक।
कौन कौन से होते हैं? अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। जो अवर्णी लवक होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और या क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं या क्लोरोफिल कह सकते हैं। जो दूसरा है वो है वर्णी लवक। इसमें क्या होता है? इसमें पत्तियों, वनस्पतियों, इन सब में जो कलर आता है, जिसकी वजह से पत्तियों का या वनस्पतियों का या फलों का जो रंग होता है वो वर्णी लवक के ही कारण होता है। ओके, जैसे एग्जांपल, टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। ओके, क्योंकि लाइकोपीन वर्णी लवक है। गाजर का रंग जो जिस कलर का होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। टमाटर लाइकोपीन के कारण और गाजर कैरोटीन के कारण। ओके, तीसरा देखिए आप, तीसरा है हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? हरे रंग का होता है। ये केवल और केवल हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश की संश्लेषण क्रिया जो होती है वो हरित लवक के कारण ही संपन्न होती है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब कि हरित लवक वाले में क्लोरोफिल पाया जाएगा और ये केवल और केवल हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। वर्णी लवक भिन्न भिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि लाइकोपिन में लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है और कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग होता है। ठीक है। और अवर्णी लवक जो होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखिए आप, डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। डीएनए का निर्माण ऐसे ही सिंपली नहीं हो जाता है, उसमें 3 अलग अलग आइटम्स ऐड होते हैं तब डीएनए का निर्माण होता है, जिसमें से पहला है नाइट्रोजन क्षार, दूसरा है शुगर और तीसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पहला कौन सा है? नाइट्रोजन क्षार, दूसरा है शुगर, तीसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एडिनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है थाइमिन और नेक्स्ट होता है साइटोसिन। तो कितने तरीके का होता है? 4 प्रकार का होता है। नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार का होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ओके, अब देखिए, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित संरचना का अध्ययन किया था। इनके अनुसार इन्होंने बताया, वाटसन और क्रिक ने बताया, अभी हाल ही में पेपर में पूछा था क्वेश्चन, तो वाटसन और क्रिक ने ये बताया कि जो नाइट्रोजन के क्षार होते हैं, जो 4 तरह के होते हैं, इसमें से जो एडेनिन और थाइमिन है, जो पहला और तीसरा एडेनिन और थाइमिन, वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड के थ्रू, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इससे तत्व आपस में जुड़ते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन जो होता है वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, और जो साइटोसिन और गुआनिन है, जो दूसरा और चौथा है, वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ओके, ये किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने बताया। इसे ही डीएनए की द्विगुणित संरचना का बोलते हैं। कोशिका में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्रोमैटिन पाया जाता है, और क्रोमैटिन के सिकुड़ने एवं टूटने से ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्या होता है कि कोशिका में क्रोमैटिन पाया जाता है, क्रोमैटिन के सिकुड़ने से या फिर टूटने से ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्र हमने जैसे पहले ही बता दिया है कि गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए में ही जीन पाई जाती हैं, और जो जीन होती है ये गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई होती है, और जीन ही आनुवांशिक लक्षणों के हस्तांतरण या स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा और हरित लवक में पाया जाएगा। 3 जगह पाया जाता है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको नोट कर लीजिए आप, केंद्रक में और हरित लवक में 3 जगह डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए के संश्लेषण से ही आरएनए का निर्माण होता है। मीन्स आरएनए कहीं अलग से नहीं बनता है, बल्कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए देखिए कहाँ कहाँ पाया जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म था डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए केंद्रक में पाया जाएगा, इसके अलावा कोशिका द्रव में पाया जाएगा। बस ये 2 जगह पाया जाता है। ओके, अब जैसे डीएनए में नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के थे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ऐसे ही आरएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन जो क्षार होता है उसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाएगा। थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। जैसे कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है, चारों में से एक, 4 क्षारों में से एक थायमिन है ना, तो थायमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए आरएनए के प्रकार। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरआरएनए मतलब स्मॉल और आरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए। आरआरएनए क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, उसमें सहायता करता है। और जो दूसरा होता है एमआरएनए मैसेंजर, ये वसाओं, प्रोटीन इत्यादि का क्या करता है? संश्लेषण करने में उपलब्ध कराता है, संश्लेषण करने के लिए उपलब्ध कराता है। और टीआरएनए जो होता है ट्रांसफर आरएनए या संश्लेषित प्रोटीन को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ओके, तो 3 तरह के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में अंतर दिया गया है। डीएनए का फुल फॉर्म पहले तो जान लीजिए आप, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए हमने 3 जगह बताया था। माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, इसके अलावा हरित लवक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमने बताया था कि 2 जगह पाया जाता है, केंद्रक में और कोशिका द्रव में, 2 जगह पाया जाता है। ओके। उसके अलावा हमने बताया था कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। जबकि आरआरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तीनों पाए जाएंगे, लेकिन थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसी में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में ये अंतर। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लीजिए। जो पादप कोशिकाएं होती हैं या पेड़ पौधे वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इसमें ग्लाइकोजन के रूप में, ये सब पेपर में कई बार पूछ चुका है। पादप कोशिकाओं में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। जंतु कोशिकाओं में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है। पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाएगा, भाई जायज़ सी बात है, लवक पाया जाएगा तभी ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी। जंतु, चूँकि जीव जंतु जो होते हैं वो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें संपन्न नहीं होगी, इसलिए इनमें हरित लवक नहीं पाए जाएंगे। और हमने पिछली क्लास पीस के पहले ये भी बताया था आज ही की क्लास में कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा हमने आज ही बताया था कि लाइसोसोम एवं राइबोसोम ये पादप कोशिकाओं में नहीं होता है, और जंतु कोशिकाओं में भी स्तनधारियों को छोड़कर बाकी सारे जंतुओं में पाया जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे लाइसोसोम राइबोसोम स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है, इसके अलावा पादप कोशिकाओं में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन स्तनधारियों के अलावा बाकी सारे जंतुओं में ये पाया जाएगा। इसके अलावा पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे ये क्लोरोफिल की प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। और जंतु कोशिकाओं में चूँकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए इनमें ये एब्सेंट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, सेल का डिवीजन। ठीक है, कोशिका का विभाजन देखिए। कोशिका का जो विभाजन सर्वप्रथम ये विचार आया था बिरचाऊ के दिमाग में। बिरचाऊ ने सबसे पहले कोशिका का विभाजन किया कि कोशिका जो डिवीज़न होता है वो कोशिकाओं का वो कैसे होता है। इन्होंने 3 तरीके बताए, कहा कि कोशिका का जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आसूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन कौन से होते हैं? आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और आसूत्री विभाजन। जो आसूत्री विभाजन होता है ये अपरिपक्व कोशिकाओं में होता है, जो इमेच्योर कोशिकाएं होती हैं उसमें आसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। और वास्तविक विभाजन इसे नहीं माना जाता है, कोशिका का वास्तविक विभाजन आसूत्री विभाजन को नहीं माना जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में, मतलब कौन कौन सी प्रकार की कोशिकाओं में ये आसूत्री विभाजन होता है? जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, नीले हरित शैवाल या ईस्ट, इन सब तरह की कोशिकाओं में ही आसूत्री विभाजन होता है। दूसरा देखिए समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है? इसमें जो पेरेंट सेल होता है, मतलब जो एक मेन सेल होता है, इसी सेल से बाकी सेल्स का निर्माण होगा। तो जो पेरेंट सेल के गुणों की समानता, इन सबको क्या बोला जाएगा? डॉटर सेल। ये पेरेंट सेल होता है, ये डॉटर सेल होते हैं। तो पेरेंट सेल के गुणों की समानता डॉटर सेल के गुणों की समानता एक ही जैसी होगी, मतलब दोनों की जो समानताएं होंगी गुणों की वो एक जैसी होंगी, पेरेंट सेल की और डॉटर सेल की। इन दोनों में काफ़ी समानताएं पाई जाएंगी।
ठीक है। जो समसूत्री विभाजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल जिसको बोलते हैं। कायिक कोशिकाओं में ही समसूत्री विभाजन होता है, बाकी किसी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और जो समसूत्री विभाजन होता है ये 5 चरणों में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ चुका है, ठीक है। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में संपन्न होता है? 5 चरणों में होता है। कौन कौन सा फेज़ होता है? एक होता है इंटरफेज़, इसको ऐसे इंग्लिश में ही हिंदी में दोनों में से ही याद कर लीजिए आप। इंटरफेज़, दूसरा प्रोफेज़, मेटाफेज़, चौथा एनाफेज़ और फिर टेलोफेज़। ओके, 5 हो गए। कौन कौन से? इंटरफेज़, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़, ठीक है। इसमें जो सबसे लंबे समय तक चलने वाला चरण है वो प्रोफेज़ है। जो प्रोफेज़ होगा वो सर्वाधिक लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। और सबसे छोटा जो फेज़ होगा वो एनाफेज़ होगा। ये भी पेपर में पूछ चुका है कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबे समय तक या सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला चरण कौन सा है, तो वो प्रोफेज़ है। और सबसे कम लंबे समय तक कौन चलेगा? वो एनाफेज़ चलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है अर्धसूत्री विभाजन। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये केवल और केवल जनन कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। जैसे हमने बताया कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, ऐसे ही अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है उसकी जो डाटर सेलें होंगी या तो वो आधी हो जाएंगी या फिर 4 गुनी हो जाएंगी, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, पेरेंट सेल की जो गुण होंगे वो इसमें या तो आधे आएंगे या फिर 4 गुने आएंगे, ठीक। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होती है मियोसिस 1, एक होती है मियोसिस 2। अर्धसूत्री 1 या अर्धसूत्री 2। जो मियोसिस फर्स्ट होता है ये भी 4 चरणों में ही संपन्न होता है। जैसे पीछे वो 5 चरण में था, ये 4 चरण में संपन्न होता है। कौन कौन सा? प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़। इसमें पहला वाला फेज़ नहीं होता है, जो उसमें था इंटरफेज़, वो इसमें नहीं होता है, ठीक। जो प्रोफेज़ होता है 90% इसी में संपन्न होती है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 90% प्रोफेज़ में ही संपन्न होता है और सबसे लंबा चलने वाला चरण प्रोफेज़ होता है इसमें, ठीक है। अब आप देख लीजिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंस क्या होता है। चूँकि जो समसूत्री विभाजन होता है वो केवल कायिक कोशिकाओं में होता है, हमने पहले ही बता दिया। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है, हमने पहले ही बताया, ठीक। जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है और जो डॉटर सेल होता है इनमें गुणों में काफ़ी समानताएँ पाई जाती हैं, एक ही जैसी होती हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल के बीच में 1/4 या 1.5 का रेशियो होगा, ठीक। या तो उनकी 4 गुनी हो जाती हैं या तो उनकी आधी हो जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आप, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जीन के आधार पर विविधता बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीन के आधार पर विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा समसूत्री विभाजन में जेनेटिक अपरूटिंग एक टर्म होता है, इसमें नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में जेनेटिक अपरूटिंग नहीं होती है, जीनीय अपरूटिंग नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जेनेटिक अपरूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए कि लिंग का निर्धारण होता कैसे है, ठीक है। इसी में देख लीजिए, क्योंकि हमने डीएनए, गुणसूत्र, जीन ये सब पढ़ा, तो इसी में देख लीजिए आप कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, आदमी होगा या औरत होगा, ये किस आधार पर डिसाइड होता है, ठीक। जैसे कि जो मानव जाति होती है इसमें 23 जोड़ी या 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। जिसमें से 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे 23 में से 22 इसमें ले लो, 22 इसमें ले लो, तो 22 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेल में जो एक बचा, 22 इसमें था, 22 इसमें था, एक और बचा ना, तो जो एक बचा उस एक में XY पाया जाता है मेल के अंदर और XX पाया जाता है फीमेल के अंदर, ओके। मेल के अंदर क्या पाया जाता है, XY पाया जाता है और फीमेल के अंदर XX पाया जाता है। बाकी 22 पेयर दोनों में कॉमन होते हैं। अब मेल का सपोज करिए, मेल की तरफ से X आया, इधर से X आया, XX हुआ तो फीमेल बन जाएगा, इधर से Y आया, इधर से X आया
तो मेल बन जाएगा। ओके, मतलब कि काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि मेल की तरफ से कौन सा वाले गुणसूत्र का कौन सा वाला पार्ट जा रहा है, एक्स जा रहा है कि वाई जा रहा है, क्योंकि फीमेल की तरफ से हमेशा एक्स ही आएगा। तो अगर मेल की तरफ से एक्स जाएगा, इधर से एक्स जाएगा, एक्स एक्स होगा तो फीमेल मीन्स लड़की, और अगर इधर से वाई आया, इधर से एक्स आया, वाई एक्स या एक्स वाई अगर आया तो फिर क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, बस हमारा जो है ये सेल वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।